नमस्कार। आपके आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। और कल हमने मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बारे में पढ़ा था। कहता है 11वीं शताब्दी में भारत पर विदेशी आक्रमणों का खतरा उस समय बढ़ गया जब गजनी में तुर्कों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। कहता है तुर्क मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जिसने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। गजनी में एक तुर्क सरदार अल्पतगीन ने 962 ईस्वी में अपना राज्य स्थापित किया और इसी राज्य के शासक भारत के लिए खतरा बने। गजनी राज्य के सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र पर उस समय हिंदूशाही शासकों की सत्ता थी जिनकी राजधानी वह हिंद थी और इनकी सीमाएं चेनाब नदी से हिंदुकुश पर्वत तक फैली थी। इस पहरे को समझिए। कहता है कि जब 11वीं शताब्दी का समय आया तो गजनी के ऊपर एक तुर्क सरदार था जिसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। वो वहाँ का नवाब राजा सुल्तान जो भी था वो हो गया। ये तुर्क कौन थे? मध्य एशिया की रहने वाली एक जाति थी जो बड़ी बर्बर थी। इनके पास दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, यानी ये किसी पर प्रहार करते समय किसी प्रकार की दया या कोई भावनात्मक रूप से इनका कोई गुण नहीं रखते थे। और ये इस्लाम धर्म को इन्होंने अपना लिया था। और कह रहे हैं 962 ईस्वी में एक तुर्क सरदार था जिसका नाम था अल्पतगीन, और उस तुर्क सरदार ने गजनी पर अपनी सत्ता काबिज कर ली। गजनी का वो सुल्तान हो गया। अब भारत को इससे क्यों खतरा रहा? कहता है कि भारत का सीमावर्ती क्षेत्र जो था, सीमाओं वाला, उस पर हिंदूशाही शासक राजा थे। हिंदूशाही शासकों के अंदर कौन राजा? जयपाल, आनंदपाल, भीमपाल, त्रिलोचनपाल, ये राजा थे। ये हिंदू धर्म को मानते थे तो हिंदूशाही शासक थे। अब इनकी सीमाएं, जो राजा जयपाल थे उनकी सीमाएं चेनाब से लेकर हिंदुकुश पर्वत तक फैली थी। इसको भौगोलिक दृष्टि से आप समझे तो आज का आधा पाकिस्तान और आधा अफगानिस्तान, इन दोनों देशों का ऊपरी हिस्सा ये उस समय राजा जयपाल के कब्जे में था। और इनके ठीक दक्षिण की ओर गजनी शहर था। अब गजनी पर तुर्कों का राज्य हो गया और उसके उत्तर के अंदर हिंदूशाही राजा हैं। तो गजनी तुर्क और वो हिंदू, तो दोनों के अंदर दुश्मनी, क्योंकि गजनी चाहता तो मेरा राज्य विस्तार बढ़े और राजा जयपाल चाहते थे कि मेरे राज्य पर कोई खतरा ना हो, मेरे राज्य का भी विस्तार बढ़े। लेकिन दोनों को एक दूसरे से खतरा तो था। आप इस गजनी राज्य को समझने के लिए आप इस नक्शे में देखिए, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये हिंदुकुश पर्वत है, ये वाला, और ये इलाका, ये चेनाब नदी है, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक हिंदुकुश तक ये इलाका फैला हुआ है। यानी ऊपर का आधा अफगानिस्तान और आज का आधा पाकिस्तान, ये पूरा का पूरा जो इलाका था ये सारा का सारा राजा जयपाल के अंडर था। और इस राज्य के ठीक दक्षिण के अंदर गजनी है। गजनी पर तुर्कों का शासन है। ये लोग मध्य एशिया से आए थे, तो इस वजह से इन दोनों के अंदर काफ़ी दुश्मनी बढ़ गई। अब राजा जयपाल ने सोचा कि गजनी के अंदर तुर्कों की ताकत बढ़े, उससे पहले तुर्कों को कुचल देना चाहिए। तो उसने 986 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ गजनी पर हमला किया। लमगान नाम की जगह पर दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। लेकिन कहता है कि उस समय जब युद्ध चल रहा था तो कोई बहुत बड़ा तूफान आया और तूफान आने की वजह से राजा जयपाल की सेना को भारी नुकसान हुआ। विवश होकर राजा जयपाल ने तुर्कों से संधि की। अब संधि के कुछ दिनों बाद, क्योंकि देखो तूफान, इतिहासकार तो ये भी लिखते हैं कि यदि तूफान नहीं आता तो उस युद्ध में राजा जयपाल जीतने वाले थे। अब राजा जयपाल को कुछ दिनों बाद ये पता चला कि गजनी का सरदार सुबुक्तगीन भारत पर हमला करेगा। तो उसने कालिंजर, कन्नौज और अजमेर के शासकों से सहायता मांगी और इन शासकों ने उसको सहायता दी, अपनी सेनाएं दी। लेकिन कहता है लमगान नाम की जगह पर फिर से लड़ाई हुई और इस युद्ध के अंदर राजा जयपाल की हार हुई, क्योंकि तुर्कों के सामने वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए। अब सुबुक्तगीन जीत गया तो सबसे पहले तो उसने उसी राज्य के अंदर लूटपाट की होगी। उसके बाद कहता है कि सुबुक्तगीन की मृत्यु 997 में हो गई। तो उसका पुत्र था महमूद गजनी, ये राजा बना, शासक बना, सुल्तान बना। कहते हैं बड़ा कट्टर मुसलमान था और इसने इस्लाम का प्रसार और भारत की धन संपदा लूटने के लिए भारत पर 17 हमले किए। इतिहासकार तो स्पष्ट लिखते हैं
कि महमूद गजनवी के हमले का उद्देश्य प्रमुख यही था कि मुझे इस्लाम को बढ़ाना है और भारत से अधिकाधिक धन लूटना है, और उसके लिए उसने 17 हमले किए। ये सब 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में ये हमले हुए। 1001 ईस्वी में उसने हिंदूशाही शासक जयपाल पर हमला किया। पेशावर के निकट लड़ाई हुई, राजा जयपाल हार गए। उनका पुत्र आनंदपाल राजा बना। उसके बाद इसने केवल उस राज्य पर ही हमला नहीं किया, इसके बाद कहता है महमूद गजनवी ने भेरा पर, मुल्तान पर और नगरकोट पर भी हमला किया। वहाँ की मंदिर तोड़े, मूर्तियाँ तोड़ी और बहुत सा धन लेकर गजनी लौटा, क्योंकि उसका उद्देश्य इस्लाम को फैलाना है और भारत से धन लूटना है। ये रुकता नहीं था, धन लूट करके चला जाता था। महमूद गजनवी ने एक पवित्र स्थल थानेश्वर पर भी हमला किया। ये थानेश्वर वही था जो महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी थी पुराने समय में। यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था चक्रस्वामी का। उस चक्रस्वामी के मंदिर पर इसने हमला किया, मूर्ति को तोड़ा और बहुत सा धन लेकर के लौट गया। इसने मथुरा पर भी हमला किया और गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर तो इसका हमला बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि ये भारत का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर था, हिंदुओं की गहरी आस्था थी और इस मंदिर के पास धनराशि बहुत थी। उसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि मंदिर की आय का स्रोत 10,000 गाँव का राजस्व था, यानी 10,000 गाँव से जो राजस्व टैक्स मिलता था वो सारा का सारा राजस्व मंदिर को सौंप दिया जाता था। तो मंदिर बड़ा धनवान था। और कहता है कि इस मंदिर में एक सोने की घंटी लगी थी जिसका वजन कई मण था। और कहता है उस मंदिर की मूर्ति को भी तोड़कर, घंटी को भी और मूर्ति को तोड़ करके बहुत भारी मात्रा में सोना और चांदी ले गया। मण आपके लिए शब्द नया होगा। 40 किलो वजन को 1 मण बोलते हैं। गांव में जब भी गेहूं या सरसों या बाजरा ये सब तोले जाते हैं ना, तो उनका वजन मण में ही किया जाता है। 40 किलो 1 मण, 80 किलो है तो जी 2 मण, 400 किलो हो गया तो 10 मण। तो ये मंदिर में जो घंटा लगा था उसमें कई मण वजन था और वो भी अपने साथ ले गया। कहता है मंदिर की पवित्रता को भंग करने के लिए उसने कोशिश की। 3 दिन तक हिंदुओं के साथ उसका मुकाबला हुआ, उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया। लेकिन 3 दिन के बाद वो मंदिर तक पहुंच गया। उसने भगवान सोमनाथ की मूर्ति को गदा से तोड़ा और प्राप्त धन को ऊँटों पर लाद करके गजनी ले गया। अब जब वो गजनी लौट रहा था रास्ते में, सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद जब गजनी जा रहा था, तो कहता रास्ते में सिंध के जाटों ने उसे रोक लिया कि सोमनाथ का मंदिर लूट कर लाए हो, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। तो जैसे तैसे करके वहाँ से निकलने में तो कामयाब हो गया, लेकिन इसके मन में एक टीस पैदा हुई कि जिन जाटों ने मेरा रास्ता रोका ना, मैं उनको सबक सिखाऊंगा। तो इसने फिर से भारत पर एक बार हमला किया और कहता है ये इतना बर्बरतापूर्ण हमला था कि इस हमले में उसने स्त्री और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। जिन जाटों ने इसका रास्ता रोका था, वयस्क पुरुषों को तो इसने मारा ही, लेकिन इसने स्त्री और बच्चों को भी नहीं छोड़ा और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। और कहता है कि ये जो महमूद गजनवी के जो हमले भारत पर हुए, इन हमलों के अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ ये धन तो इसने लूटाई, लेकिन कहता है धन लूटने के साथ साथ इसने भारतीय ज्ञान, कला और संस्कृति का भी नाश कर दिया। मंदिर इसने तोड़ डाले, हमारी स्थापत्य कला, हमारी भवन निर्माण कला, हमारी मूर्ति कला, हमारा धन, ये सब इसने नष्ट कर दिया। और कहता है इसने हमारे आस्था और ज्ञान के केंद्रों को भी नष्ट किया और इसके कारण हिंदुओं के मन में बड़ा गहरा झटका लगा, ठेस लगी। और यही वो समय था जब हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति घृणा का भाव पैदा हुआ। तो सारांश में हम ये कह सकते हैं कि महमूद गजनवी ने सन 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 तक 17 हमले भारत पर किए। उसने मुल्तान, नगरकोट, भेरा, थानेश्वर, मथुरा और सोमनाथ मंदिर, इन सब पर हमले किए और सबसे प्रसिद्ध उसका हमला सोमनाथ मंदिर पर था। कहता है कि वहाँ पर जो कई मण वजन का घंटा था, उसको भी, सोने का घंटा था, उसको भी अपने साथ वो ले गया खंड खंड करके। तो इसका उद्देश्य 2 ही था, एक तो भारत से अधिकाधिक धन संपदा को लूटना और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।